हाय, मैं हूं अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात का 60th समथिंग एपिसोड। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के बारे में कुछ दो इम्पॉर्टेंट बातें करूंगा। पहली ये कि एनपीएस के अंदर आप किस किस तरीके से टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि एनपीएस के अंडर 3 ऐसे सेक्शन है इनकम टैक्स के जिसके अंदर आप टैक्स बचा सकते हैं। तो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ईटीसी में कितना जाएगा, ईटीसी सीडी 1 में कितना जाएगा, 1 बी में कितना जाएगा, सीसीडी 2 में कितना जाएगा। तो ये सारे कन्फ्यूजन मैं आपके आज रिजॉल्व करूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर। दूसरी एक जो मैं आपसे बात करूंगा वो ये है कि मेरी ओपिनियन क्या है, क्या आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको टैक्स डिडक्शन कैलकुलेशन के एग्जांपल्स दूं, उससे पहले एनपीएस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एनपीएस के बारे में थोड़ा पता है। पीएफआरडीए द्वारा चलाई गई एनपीएस एक स्कीम है जिसमें आप स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका प्रोविडेंट फंड होता है उसी तरह से एनपीएस भी होता है, बट एनपीएस में बेनिफिट ये है कि एनपीएस में आपका पैसा मार्केट में भी जाके इन्वेस्ट होता है, तो जो आपका रिटर्न हो सकता है वो हाई हो सकता है, जो हिस्टोरिकली हमको देखने को मिला है। हिस्टोरिकली एनपीएस ने 10% के आसपास रिटर्न दिया है, वहीं आपको जो प्रोविडेंट फंड होता है वो 7 से 8% रिटर्न देता है। तो एनपीएस में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, बट ज़्यादा रिटर्न के लिए आपको रिस्क लेनी पड़ती है। जिस तरह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह की रिस्क एनपीएस में भी होती है, क्योंकि वो मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। बट एनपीएस आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि आप कितना मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और कितना आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप अपना पोर्टफोलियो का कंपोजिशन खुद वेरी कर सकते हैं। आप 75% इक्विटी में रख सकते हैं, 50 इक्विटी में रख सकते हैं, 25 इक्विटी में रख सकते हैं। बेस्ड ऑन आपकी क्या लाइफ स्टेज है, बेस्ड ऑन आपके गोल्स क्या हैं, बेस्ड ऑन आपकी क्या रिस्क प्रोफाइल है, आप अपने एनपीएस का पोर्टफोलियो कंपोजिशन वेरी कर सकते हैं। इस कारण से रिटर्न वाइज एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें मार्केट का रिटर्न भी मिल जाता है, साथ ही साथ आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड की सेफ्टी भी मिल जाती है। एंड इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स यू गेट टू सेव टैक्स अंडर 3 डिफरेंट सेक्शंस बाय इन्वेस्टिंग एनपीएस, जिसके कारण एनपीएस एक बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन हो जाता है। तो आइए देखते हैं एनपीएस के अंदर आप किस किस सेक्शन के अंदर कितना कितना टैक्स बचा सकते हैं। तो मेरी टैक्स प्लानिंग शीट है, इसमें मैं आपको 3 एग्जांपल लेकर बताऊंगा कि आप एनपीएस में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तीनों अलग अलग सेक्शंस के अंदर आप किस तरीके से अपना टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेट्स से आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स हियर। आप किस सिटी में रह रहे हैं इस चीज़ के लिए मैटर नहीं करता, ये एचआरए के लिए मैटर करता है, और पीएफ अभी मैटर नहीं करता है। लेट्स से आपकी जो बेसिक इनकम है पर मंथ वो है 50,000 और आपके अदर टैक्सेबल अलाउंसेस जो आपकी सैलरी में है वो भी 50,000 है। अब जो हम पहला केस ले रहे हैं उसमें ये अज्यूम मैं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईटीसी के अंदर आप और भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो जो भी आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है एनपीएस के अंदर वो साल भर का है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो महीने का कुछ हो जाएगा वो 1 लाख डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो महीने का हर महीने आप 8,333 रुपये एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका बेनिफिट आपको किस सेक्शन के अंदर कितना मिलेगा। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ जहाँ पे मेरा एनपीएस का टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला ईटीसी में मैंने और कोई रिडक्शन कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। अब देखते हैं साल भर में हमारा एनपीएस में इन्वेस्ट हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो सेक्शन 80C के अंदर एक स्पेशल सेक्शन है जिसका नाम है 80CCD 1, जिसमें आप अप टू 10% ऑफ योर बेसिक इनकम अगर आपने इन्वेस्ट किया है एनपीएस में तो क्लेम कर सकते हैं। तो हमने कितना इन्वेस्ट किया एनपीएस में 1 लाख रुपए, आपका 10% ऑफ बेसिक कितना होगा, क्योंकि आपका महीने का बेसिक है 50,000 रुपये, साल भर का बेसिक हो जाएगा 6 लाख रुपये, और 6 लाख का 10% होता है 60,000 रुपीज़। सो अप टू 60,000 रुपीज़ आप 80CCD 1 में क्लेम कर सकते हैं, और 80CCD 1 इज पार्ट ऑफ ETC। तो इस 1 लाख में से हम 60,000 80CCD 1 में क्लेम कर सकते हैं जो ETC का पार्ट बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 60,000 तो हमने 80CCD 1 में जो ETC का पार्ट है उसमें क्लेम कर लिया। अब बाकी जो बचा 40,000 है वो आप दूसरे सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं जिसको बोलते हैं 80CCD 1B। 80CCD 1B एक एक्सटेंशन ऑफ ETC है जिसमें सिर्फ एनपीएस के सेल्फ कंट्रीब्यूशन पे ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत एक स्पेशल टैक्स बेनिफिट देता है, एडिशनल 50,000 का। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है जो आप क्लेम कर सकते हैं वो है 50,000 की। हमने 60,000 80CCD 1 में क्लेम कर लिया था, उसके बाद जो बचा 40,000 रुपये है वो हम 80CCD 1B में क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से हम
पूरे 1 लाख एनपीएस इन्वेस्टमेंट का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। टोटल जो हम एनपीएस पे क्लेम कर रहे हैं वो 1 लाख हो गया है डिडक्शन। अब इसी एग्जाम्पल में बिल्ड करके दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपने ईटीसी में ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर रखा है, वो है कुछ 1 लाख रुपए, ठीक है। तो आपने ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया, ईटीसीसीडी1 जो है ईटीसी का ही पार्ट है। ईटीसी की जो ओवरऑल लिमिट है ईटीसीसीडी1 को कंसिडर करके हुआ है 1.5 लाख। अब 1 लाख तो हमने ईएलएसएस में क्लेम कर लिया, ठीक है। अब जो 60,000 हम पहले क्लेम कर रहे थे एनपीएस में ईटीसीसीडी1 के अंडर, वो 60,000 अगर हम वापस ईटीसीसीडी1 में क्लेम करेंगे तो टोटल जो हम ईटीसी के अंदर क्लेम करेंगे वो होगा 1,60,000। बट ईटीसी की मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, तो हम 10,000 एक्स्ट्रा क्लेम कर जाएंगे। तो इट डजंट मेक सेंस कि हम 60,000 एनपीएस का ईटीसीसीडी1 में क्लेम करें, क्योंकि हम ऑलरेडी ईएलएसएस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, ईटीसीसीडी1 के अंडर हम 50,000 ही क्लेम करेंगे। तो हमारा 1.5 लाख में से 1 लाख तो ईएलएसएस में चला गया, बचा हुआ जो 50,000 है वो हम एनपीएस से क्लेम कर लेंगे ईटीसीसीडी1 में। हम पूरा 60,000 क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि 60,000 का पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है हमको। और 50,000 हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 50,000 स्टिल लेस देन 10% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी। अब इसके बाद जो हमारा एनपीएस का बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है वो है अनदर 50,000। नाउ दैट 50,000 कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80CCD1B। 80CCD1B की मैक्सिमम लिमिट 50,000 है और हम पूरा की पूरा 50,000 80CCD1B में क्लेम कर लेंगे। तो अगर आप पूरा 80C प्लस 80CCD1B आप यूटिलाइज करते हैं तो आप 2 लाख तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि एनपीएस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एनपीएस के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन है 80CCD1B। तो अगर आप 80C में और भी चीज़ें क्लेम कर रहे हैं तो आप एनपीएस को 80CCD1 में क्लेम ना करें। आप ये ट्राई करें कि 80CCD1 में एनपीएस कम से कम क्लेम हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनपीएस 80CCD1B की तरफ शिफ्ट कर सके। और यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन कभी कभी ये हो जाता है कि अगर आपने सिर्फ एनपीएस में इन्वेस्ट किया है, एटीसी के लिए और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये एनपीएस में ही इन्वेस्ट किए हैं, तो वो 80CCD1 में क्लेम करें या फिर 80CCD1B में क्लेम करें अगर आपको वो सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए इस केस में आप 80CCD1 के अंदर भी क्लेम कर सकते हैं या फिर 80CCD1B के अंदर भी क्लेम कर सकते हैं। इफेक्टिवली आपकी टैक्स लायबिलिटी सेम ही बनेगी, बट आप दोनों में से कोई भी एक सेक्शन चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मेरा तीसरा एग्जाम्पल, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपके एम्प्लॉयर भी अगर एनपीएस की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो मान लीजिए मेरे एम्प्लॉयर भी हर महीने 8,333 रुपये मेरे एनपीएस की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एक्चुअली आपके सीटीसी का ही पार्ट होता है, तो आपकी सैलरी स्लिप में जुड़ेगा, उसके बाद वो कटेगा। तो क्योंकि मैंने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया, मैं अदर टैक्सेबल अलाउंसेस इधर से कम कर दूंगा ताकि आपकी सैलरी सेम रहे। ओके, सैलरी आपकी 1 लाख की रखी हुई मैंने टोटल सैलरी। अब देखिए क्या होगा, अब अगर आप सैलरीड नहीं है तो आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस नहीं होगा, आप ये वाला सेक्शन बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते हैं। बट आपके पास एक दूसरा बेनिफिट है, मैं जो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगा अगर आप नॉन सैलरीड है। अब देखिए सैलरीड वाले केस में 80C के अंदर तो हमने पूरा क्लेम कर लिया, ईएलएस का 1 लाख प्लस एनपीएस का 50,000 मिला के 1.5 लाख हम क्लेम कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस था उसमें हमने जो 50,000 एडिशनल इन्वेस्ट किया है वो हमने 80CCD1B के अंडर क्लेम कर लिया है। अब जो आपको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए एक अलग सेक्शन है 80CCD2, जिसमें आप अप टू 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, टोटल बेसिक सैलरी इन द ईयर, वो भी आप एज रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो टोटल हमारे एम्प्लॉयर ने कितना इन्वेस्ट किया हमारे लिए, 1 लाख, बट 10% ऑफ द बेसिक सैलरी जो है हमारे साल भर का वो है 60,000। तो इस 1 लाख में से 60,000 आप क्लेम कर पाएंगे 80CCD2 के अंडर। तो ये एडिशनल बेनिफिट हो गया 60,000 का, अगर आपका एम्प्लॉयर भी एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब मैं एक नॉन सैलरीड का एग्जांपल ले लेता हूँ। नॉन सैलरीड में सिर्फ एक ही डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। सैलरीड को मैंने नो कर दिया है, आपकी जो इनकम है वो 1 लाख कर देते हैं। नॉन सैलरीड तो आपका और कुछ कंपोनेंट नहीं रहेगा सैलरी में, और आप मान लीजिए 8,333 खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं एनपीएस के अंडर पर मंथ। अब मान लीजिए आपने ईएलएसएस में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। अब नॉन सैलरीड में एडवांटेज ये होता है कि आपने सैलरीड वाले केस में देखा था कि जो आप 80CCD1 के अंदर क्लेम कर सकते हैं वो होता है 10% ऑफ योर बेसिक इनकम। नॉन सैलरीड केस में अप टू 20% ऑफ द टोटल इनकम आप सेक्शन 80CCD1 के अंदर ही क्लेम कर सकते हैं। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई है साल भर की, 12 लाख। 12 लाख का 20% हो जाता है 2,40,000।
तो 2,40,000 तक आप एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80 सीसीडी 1 के अंडर ही क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो मेरा एनपीएस का पार्ट जो 80C के अंदर कंसिडर हो रहा है, 80 सीसीडी 1 के अंदर जो कंसिडर हो रहा है, वो पूरा की पूरा 1 लाख है, जो सैलरीड वाले केस में 60,000 तक ही कंसिडर हो रहा था, राइट, क्योंकि दिस इज स्टिल लेस देन 20% ऑफ द टोटल एनुअल इनकम। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले केस में आपको 80 सीसीडी 2 का बेनिफिट नहीं मिलता, बट आपका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है उसकी जो लिमिट होती है 80 सीसीडी 1 के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैलरीड एम्प्लॉयज़। तो गाइज ये तो थी मेरी टैक्स प्लानर शीट, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि आप एनपीएस से किन किन केसेस में किस किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं, आपको किस किस सेक्शन में क्या एंट्री करनी है अपना टैक्स फाइलिंग करते टाइम। तो इस टैक्स प्लानर शीट में मैंने आपको सिर्फ एनपीएस वाला पार्ट दिखाया था, बट इस टैक्स प्लानर शीट में सारे की सारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर आप टैक्स बचा सकते हैं। इनफैक्ट मेरी ये टैक्स प्लानिंग शीट आपको आपका आइडियल सैलरी स्ट्रक्चर भी बताती है, आपका बेसिक कंपोनेंट कितना होना चाहिए, आपका एचआरए कंपोनेंट कितना होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एचआरए क्लेम कर सकें। मेरी ये टैक्स प्लानिंग शीट आपके सैलरी स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करके देती है, जिससे आप मैक्सिमम एग्जम्पशंस क्लेम कर सके अपनी सैलरी पे। उसके बाद इसमें सारे तमाम डिडक्शंस जितने भी हो सकते हैं, आप टैक्स बचाने के लिए जितने भी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, उन सबकी लिस्ट है अलॉन्ग विथ ऑल दी रूल्स एंड लॉज कॉन्फिगर्ड। तो आपको सिर्फ वहाँ पे नंबर्स की एंट्री करनी है और आपको ये पूरा आपका टैक्स सेविंग प्लान जनरेट करके दे देती है मेरी वाली शीट। तो अगर आप मेरी ये वाली शीट से अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं टैक्स सेविंग वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, जिसके अंदर मैं ये अपनी एक्सेल शीट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू साइन अप फॉर दैट वर्कशॉप। तो उस वर्कशॉप में हम सिर्फ एनपीएस के बारे में बात नहीं करेंगे, उसमें हम तमाम टैक्स सेविंग ऑप्शंस जितने भी हो सकते हैं, जितने आप एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं, जितने आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, आपका आइडियल सैलरी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सारी की सारी प्लानिंग इस टैक्स प्लानिंग शीट के थ्रू हम करेंगे। तो अब बात करते हैं मेरी ओपिनियन के बारे में कि एनपीएस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, एनपीएस के हमने जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे उन सब के बारे में तो बात कर लिए, आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, आपको टैक्स बेनिफिट अच्छे से हो रहा है एनपीएस में इन्वेस्ट करके, राइट। बट जो एक ड्रॉबैक है एनपीएस का वो ये है कि एनपीएस जब मैच्योर होता है, जब आप टैक्स सेविंग एनपीएस में मतलब टियर 1 ऑफ एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा रिटायरमेंट तक लॉक्ड इन होता है। चलिए वो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली हम एनपीएस में रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। बट जब विड्रॉ करने की बारी आती है मैच्योरिटी पे पैसा, आप 40% पैसा आपको एक एन्युइटी जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। आप 60% ऑफ द पैसा ही आपका लमसम विड्रॉ कर सकते हैं मैच्योरिटी पे। इसका मतलब ये है कि 40% जो पैसा है वो इस तरह की स्कीम में जाएगा जिसमें इन्वेस्ट करके आपको एक मंथली पेंशन आती रहे। अब देखिए, मंथली पेंशन आना कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट हम रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड इसलिए कर रहे हैं कि हमको रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन आती रहे। बट मुझे प्रॉब्लम है जो एन्युइटी जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो पेंशन जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स से। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं एन्युइटी जनरेटिंग स्कीम्स देखने जाऊँगा तो उनके रिटर्न्स काफ़ी कम होते हैं। सो व्हाट आई वांट इज, जब मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस में बिल्ड कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में रिटायरमेंट पर सारा की सारा पैसा आ जाए, ताकि उस पॉइंट पे उस टाइम के हिसाब से जो भी मार्केट में बेस्ट स्कीम्स हैं, मेरे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं डिसाइड करूँ कि मेरा पैसा कहाँ पे री इन्वेस्ट होना चाहिए मेरी पेंशन जनरेट करने के लिए। आई डोंट वांट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन माय रिटायरमेंट कॉर्पस। सो दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एनपीएस। अगर एनपीएस में 100% पैसा मैच्योरिटी पे विड्रॉ किया जा सकता, देन एनपीएस एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका कोई नेगेटिव पॉइंट बचता नहीं। बट जस्ट बिकॉज आपको 40% पैसा किसी ऐसी स्कीम में डालना पड़ेगा जो हो सकता है अच्छी हो या फिर नहीं हो, इस रीज़न की वजह से एनपीएस को मैं एक नेगेटिव पॉइंट दूंगा। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे आ जाती है बिना एनपीएस में इन्वेस्ट करे भी, तो आपको एनपीएस में टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा मैच्योरिटी पे विड्रॉल का। आप 40% पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आपको ज़बरदस्ती एन्युइटी वाले स्कीम में डालना पड़ेगा। बट अगर आप फिर भी एनपीएस के रिटर्न्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि एनपीएस स्कीम बुरा नहीं है, रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, आपको सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप डेट और इक्विटी स्विच कर सकते हैं इधर उधर, तो आप एनपीएस के टियर 2 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट जो रिटर्न्स होते हैं वो पोर्टफोलियो सेम रहेगा, आपको रिटर्न उस तरीके से ही मिलेंगे। और अगर आपकी इनकम काफ़ी हाई है, राइट, आप तमाम डिडक्शन और एग्जम्पशंस क्लेम कर चुके हैं, उसके बाद भी टैक्सेबल इनकम काफ़ी हाई हो रही है और आपको दिख रहा है कि एनपीएस में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाया जा सकता है, तो आप एनपीएस के टियर 1 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि एनपीएस शुड नॉट बी द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच इज टारगेटिंग योर रिटायरमेंट। आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए सिर्फ एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं करना है। एनपीएस शुड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, एनपीएस शुड नॉट बी योर होल पोर्टफोलियो फॉर रिटायरमेंट।
मतलब कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में भी इन्वेस्ट करें, अपने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में भी करें, या फिर किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट लाइक पीपीएफ और पीएफ में भी इन्वेस्ट करें, ताकि रिटायरमेंट पे आपके पास जो पैसा आएगा उस पर मैक्सिमम पैसे पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो कि आपको किसी पर्टिकुलर एन्युटी जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना है। आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए रिटायरमेंट पे कि आपको अपना पैसा कैसे यूज़ करना है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो या फिर ये पॉडकास्ट हेल्पफुल था। आप समझ पाए कि एनपीएस में आप किस तरह से टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, किस सेक्शन के अंदर कितना करना है क्लेम। और अगर आप अपनी पूरी टैक्स सेविंग या टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप मेरी टैक्स प्लानिंग वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू देयर। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ या फिर इस तरह के अलग अलग स्कीम्स में मैं वीडियोस बनाते रहूं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कुछ ये वीडियो शेयर करें, ताकि आई शुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू मेक दीज वीडियोस, राइट। थैंक यू।